दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। कोल विद्रोह के क्या कारण रहे थे और क्या परिणाम रहे थे उसके बारे में आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि बुद्धू भगत आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, बुद्धू भगत आंदोलन का वर्णन करें। क्वेश्चन चाहे ये दे या फिर ये दे, दोनों का आंसर आपको सेम ही लिखना है, अलग आपको नहीं लिखना है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको करवाएंगे जहाँ पर हम लोग संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों को समझेंगे। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग फिक्स कर लिए कि एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 15 नंबर के लिए, और दोनों क्वेश्चन को आपको देख करके जाना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी कभी लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग कि कोल विद्रोह के क्या कारण रहे थे। जो कोल विद्रोह है वो किनके द्वारा किया गया था? यहाँ के जो झारखंड के लोग थे, जो झारखंड के जनजातीय लोग थे, उनके द्वारा, जैसे कि मुंडा जनजाति, हो जनजाति, उराव जनजाति, भूमिज, या फिर जो झारखंड के अन्य जनजातीय लोग थे, उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का जो दमनकारी नीति था, अंग्रेजों ने बहुत सारे दमनकारी नीति अपनाए थे। जैसे कि यहाँ पर साहूकारों को भेज दिया गया, यहाँ पर जमींदारों का स्थापना किया गया। ठीक है, महाजनों का स्थापना किया गया, अपने अधिकारियों की स्थापना की गई, बाहरी लोगों को यहाँ पर भेज दिया गया, जिसके कारण जो जनजातीय लोग थे उनके अधिकारों का हनन होने लगा। पहले ये लोग जिस जमीन पर खेती करते थे उन जमीनों को छीना जाने लगा, इनको ज़्यादा ब्याज पर ऋण देने लगा। ठीक है, और अगर ऋण ये लोग नहीं चुका पाते थे तो उनके जमीनों को छीन लिया जाता था, उनके पशुओं को छीन लिया जाता था, इनके घरों को छीन लिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण ये लोग बहुत ही परेशान हुए और एक विद्रोह का, एक संगठित विद्रोह का इन्होंने क्या किया, आह्वान किया, जिसका नाम कोल विद्रोह रखा गया। और इसी चीज़ को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, ताकि इस चीज़ को आप समझ सके और आराम से, अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सके। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा परिचय लिखा है, पहले उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कोल विद्रोह है वो 1831 में शुरू होता है और 1832 में ये खत्म हो जाता है। एक साल का ये पूरा विद्रोह है, जिसको बाद में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान झारखंड में हुआ था। ये वर्तमान झारखंड का मतलब क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र का मतलब क्या है? पहले जो ये सब आप क्षेत्र देख पा रहे हैं, जो झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, ये सब क्या है, तो बंगाल प्रांत में ही था। बंगाल से अलग होकर ये झारखंड, बिहार, ये सब कुछ बना है। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वही आज झारखंड है। तो ये जो कोल विद्रोह हुआ था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जिसका नाम आज झारखंड है। ठीक है, इस विद्रोह में मुख्य रूप से मुंडा, हो, ओराव, भूमिज आदि जनजातियों ने भाग लिया। बहुत सारे जनजातियों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत सहित अनेक जनजातीय नेताओं ने किया। और इसके साथ साथ जो बुद्धू भगत थे, ठीक है, जो बुद्धू भगत थे, इन्होंने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे जनजातीय नेताओं ने इसका, कह सकते हैं, विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन, जमींदारों, महाजनों और बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध था। यहाँ पर एक शब्द आप देख पा रहे होंगे, दिकुओं। ठीक है, दिकू। कई बार आपने सुना होगा कि जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको दिकू कह दिया जाता है, लेकिन दिकू वो लोग नहीं है। दिकू का मतलब ये होता है कि जो आदिवासियों पर, जो जनजातीय लोगों पर शोषण करते थे, शासन चलाते थे, ठीक है, और उनका शोषण करते थे, उनका, कह सकते हैं, उनके जमीनों को हड़पते थे, उनके भूमि को छीनते थे, उनको ज़्यादा ब्याज पर ऋण देते थे। ठीक है, तो वो लोगों को दिकू कहा जाता, जो बाहर से यहाँ पर बसने के लिए आए थे। लेकिन जो झारखंडी, वो लोग दिकू नहीं, वो सब क्या है, सब यहाँ के लोग हैं, झारखंडी लोग ही हैं। ठीक है, स्थानीय लोग हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यह विद्रोह अंग्रेजी शासन, जमींदारों, महाजनों और बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध था। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपना दमनकारी नीति को अपनाया, महाजनों को भेज दिया, जमींदारों को भेज दिया, बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा दिया, इसके कारण जो यहाँ के जनजातीय लोग थे, छोटा नागपुर के, झारखंड के जो जनजातीय लोग थे, उनके अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया। उनके जमीनों को छीन लेना, उनकी परंपराओं को नष्ट कर देना। ठीक है, जो उनका खुदकट्टी व्यवस्था था, भूमि व्यवस्था था, उसको खत्म कर देना, उनको ज़्यादा ऋण पर, ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्याज पर ऋण देना, इसके कारण उनकी ज़मीनों को हड़प लेना, उनके पशुओं को हड़प लेना, इस तरह के बहुत सारे, क्या है, तो जो उनकी पारंपरिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया। आदिवासियों का, जनजातियों का जंगलों पर अधिकार था, तो जंगलों पर से अधिकार को उनको छीन लिया गया। इन सब चीज़ों से वो लोग असंतुष्ट थे, असंतोष उन्हें फैला हुआ था, जिसके कारण ये कोल विद्रोह हुआ था। आगे दोस्तों हम लोग और आसान भाषा में यहाँ पर कोल विद्रोह के कारणों को समझेंगे, जहाँ पर आप डिटेल में सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि कोल विद्रोह का वास्तविक कारण क्या था। तो जो पहला कारण है कोल विद्रोह का, वो है पारंपरिक भूमि व्यवस्था का नष्ट होना।
पहले के जो जनजातीय लोग थे झारखंड के, वो खुटखट्टी भूमि व्यवस्था पर आधारित थे। मतलब वो लोग क्या करते थे, जो उनके बाप दादा ने पहले से जमीन को व्यवस्थित करके रखा है, मतलब जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया, तो वो जो भूमि है वो उनके परिवार लोग यूज करते थे या फिर उनके जो समुदाय के लोग हैं सिर्फ वही लोग यूज कर पाते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने नई भूमि व्यवस्था लागू कर दी। इसके कारण उनके जो जनजातियों के जो जमीन थे उनको हड़प लिया गया, ठीक है, उनको खत्म कर दिया गया। और जो जनजातियों का जमीन था वो उनको लगने लगा कि अब हमारा जो जमीन है वो अंग्रेज हमसे छीन रहे हैं। इसके कारण लोगों में असंतोष फैला और ये जो कोल विद्रोह इसका शुरुआत हुआ। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला जो कारण था वो था पारंपरिक भूमि व्यवस्था का नष्ट होना। छोटा नागपुर में जनजातियों की अपनी खुटखट्टी भूमि व्यवस्था थी, जिसमें भूमि पर पूरे परिवार और समुदाय का अधिकार माना जाता था। और जिसमें क्या है, तो उस भूमि पर या तो उस पूरे परिवार का या फिर उसी समुदाय का अधिकार माना जाता था। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो खुटखट्टी भूमि व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया और नया एक भूमि राजस्व व्यवस्था को लागू कर दिया। इससे जनजातियों की पैतृक भूमि धीरे धीरे उनके हाथों से निकलने लगी और उनमें गहरा असंतोष फैल गया। इसके कारण जो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसके कारण जो जनजातियों का पैतृक भूमि था, जो उनके बाप दादा ने बना करके रखा था, वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकलने लगा, क्योंकि वो लोग उस पर कब्जा कर रहे थे। बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण उनकी जो भूमि वो छीनते हुए नजर आने लगी और उनके कारण वो जो जनजातीय लोग थे उनमें गहरा असंतोष फैला। तो ये एक कारण है कोल विद्रोह का। दूसरा कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं दिक्कुओं का बढ़ता प्रभाव या फिर दिक्कुओं का बढ़ता शोषण। दिक्कु मतलब जो बाहरी लोग थे जिनको अंग्रेजों ने यहाँ पर बसाया था। अंग्रेजों के आने के बाद जमींदार, महाजन, साहूकार और ठेकेदार जैसे बाहरी लोग बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में बसने लगे। ऐसा नहीं कि वो खुद से बसने लगे, अंग्रेजों ने खुद उनको बचाया था कि यहाँ पर जाकर के आप टैक्स कलेक्ट करिए, जमीनों के मालिक बनिए, उनसे क्या करें, खेती करवाइए और उनसे टैक्स वसूलिए। इस तरह के लिए जमींदार बसाए गए, महाजन को लाया गया और साहूकार, ठेकेदार, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई। ये लोग जनजातियों से अधिक लगान वसूलते थे, उनकी जमीन हड़प लेते थे और उनका आर्थिक तथा सामाजिक शोषण करते थे। इसी कारण जनजातियों में दिक्कुओं के प्रति तीव्र विरोध उत्पन्न हुआ। हम आपको फिर से बता दें कि दिक्कू वो लोग नहीं जो आपके साथ रहते हैं, दिक्कू वो लोग हैं जो आपका शोषण करते हैं, ठीक है। जो जनजातियों का शोषण कर रहे हैं, जो आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, वो सब दिक्कू है। जो आपके साथ रह रहे हैं, जो हमेशा से झारखंड में बसे हुए हैं, वो कभी दिक्कू नहीं थे, ठीक है। दिक्कू मतलब बाहरी लोग, यहाँ के रहने वाले लोग नहीं। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है अत्यधिक लगान और कर की नीति। अत्यधिक लगान और कर की नीति। अंग्रेजी सरकार ने भूमि पर पहले की तुलना में बहुत अधिक लगान लगा दिया। पहले की तुलना में मतलब पहले जब यहाँ पर लोग रह रहे थे तो वो कम टैक्स देते थे, लेकिन जब अंग्रेजों का यहाँ पर नई भूमि व्यवस्था लागू की गई उसके बाद इनको ज़्यादा टैक्स देने के लिए कहा गया, ठीक है। गरीब जनजाति किसान इतना कर देने में सक्षम नहीं थे। कर ना चुका पाने की स्थिति में उनकी भूमि छीन ली जाती थी, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, किसानी करते थे, कृषि करते थे या फिर वनों पर जीते थे, और वनों पर भी प्रतिबंध था, भूमि पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो वो लोग करेंगे क्या, घर से बेघर हो गए, उनका जीवन संकट में पड़ गया और इसके कारण ही क्या हुआ, कोल विद्रोह का आह्वान किया गया। चौथा जो हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे वो है महाजनों द्वारा आर्थिक शोषण। अब जो महाजन लोग थे वो भी इनका आर्थिक शोषण करते थे, ज़्यादा ब्याज पर इनको क्या है कह सकते हैं कि कर्जा देते थे, और कर्जा अगर नहीं चुकाया तो उसका जमीन हड़प लेंगे, उसका जानवर छीन लेंगे, पशु छीन लेंगे, उसका घर छीन लेंगे। इस तरह से बहुत सारे क्या है तो काम किए जाते थे। महाजन जनजातियों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देते थे। जब वे ऋण नहीं चुका पाते थे तो महाजन उनकी जमीन, पशु और अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार जनजातियां कर्ज और गरीबी के चक्र में फंसती चली गई। जो जनजातीय लोग थे यहाँ के, वो कर्ज में डूबते चले गए, गरीबी के चक्र में वो फंसते ही चले गए। क्योंकि अगर मान लीजिए कर्जा आपने ले लिया, कर्जा नहीं चुका पाए तो आपका जमीन छीन लिया गया। अब जमीन में जब खेती नहीं होगा तो आप कर्जा कैसे चुकाएंगे, खत्म हो गया। अब आपके पशु को भी छीन लिया गया, अब और भी आपके पास क्या है तो जीवन संकट में पड़ गया। इसके कारण क्या है तो जो उनकी स्थितियां हैं, जो गरीबी है वो ज़्यादा और खराब होने लगा। जो कर्ज है वो बढ़ता गया और गरीबी भी बढ़ता गया, ठीक है, और उनका जो जीवन वो संकट में पड़ता गया। तो बहुत सारे कारण हैं। अगला जो कारण यहाँ पर हम देखेंगे वो है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में अन्याय। जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। हम आपको जब सिंहभूम का इतिहास पढ़ा रहे थे या फिर सिंहभूम में जब अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ा रहे थे, जब पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ा रहे थे, उसी टाइम आपको बताया था कि उसी टाइम जब उन्होंने सिंहभूम पर कब्जा कर लिया, पलामू पर कब्जा कर लिया, उसी टाइम उन्होंने न्याय व्यवस्था भी स्थापित कर लिया था, अपने अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। तो जब उन्होंने न्याय व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया था झारखंड में, तो वो जो न्याय व्यवस्था है वो जमींदारों की तरफ, महाजनों की तरफ, ठेकेदारों की तरफ हमेशा झुकाव रहता था। जो जनजातीय लोग थे उनके तरफ कभी फैसला सुनाया नहीं जाता था, ठीक है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में अन्याय देखने को मिलता था। अंग्रेजों की अदालतों में जनजातियों को न्याय मिलना बहुत कठिन था। न्यायालयों के नियम और कानून उनकी परंपराओं से बिल्कुल अलग थे।
जो न्यायालय थे उनका नियम अलग था और जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके परंपरा बिल्कुल अलग थे, जिसके कारण दोनों का मैच नहीं होता था। अधिकतर फैसले जमींदारों और महाजनों के पक्ष में होते थे, जिससे जनजातियों का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ गया। क्योंकि कई बार हमारे समाज में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी नैतिकता है, जिसके कारण कह सकते हैं फिर विश्वास है, जो कोर्ट में नहीं चलता है। ठीक है, कोर्ट में ये सब चीज़ नहीं चलता, कोर्ट में क्या चलता है, सबूत। तो इसके कारण क्या होता है, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था वहाँ पर जनजातियों को न्याय नहीं मिलता, तो इसके लिए भी लोगों में असंतोष फैला। छठा जहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है पारंपरिक मुखियाओं के अधिकार समाप्त करना। जो आदिवासियों में या फिर जो जनजातियों में पारंपरिक मुखिया का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। पहले जो अगर वाद विवाद होता था, कोई तरह का समस्या होता था, तो उसके समाधान के लिए मुखिया था। ठीक है, समाज में, समुदाय में मुखिया होता था। लेकिन ये इस पद को भी अब कम महत्व देना शुरू कर दिया गया था। पहले गांव का प्रशासन मानकी, मुंडा और अन्य पारंपरिक मुखिया चलाते थे। मतलब जिस भी समाज में जो भी रहे, चाहे वो मानकी हो, चाहे मुंडा हो, चाहे कोई भी मुखिया, वो ही चलाते थे गांव का प्रशासन। अंग्रेजों ने अनेक अधिकार कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने उनके अधिकार कम कर दिए और उनकी जगह अपने अधिकारियों तथा जमींदारों को अधिक महत्व दिए। जो वहाँ पर जमींदार लोग थे, जो वहाँ के अधिकारी थे, उनको ज़्यादा महत्व दिया कि अगर अब कोई दिक्कत होता है तो अब अपने मुखिया, मानकी, मुंडा के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जमींदारों के पास जाएंगे या फिर अधिकारियों के पास जाएंगे। इससे जनजातीय स्वशासन व्यवस्था कमजोर हो गई। जो स्वशासन व्यवस्था का मतलब क्या है, जहाँ पर अपने पंचायत का फैसला आप लोग खुद मिलजुल कर करते हैं, पंचायत करता है, उसी को कहा जाता है स्वशासन व्यवस्था। तो अगर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने जमींदारों को अधिकार दे दिया, अधिकारियों को अधिकार दे दिया, तो जो वहाँ के स्वशासन व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। सातों कारण हम लोग देखते हुए है बेगार और जबरन श्रम। जो वहाँ के किसान लोग थे, जनजाति लोग थे, उनसे क्या है तो जबरदस्ती काम कराया जाता था और उनके बदले उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। ठीक है, जमींदार और अंग्रेजी अधिकारी जनजातियों से बिना मजदूरी के जबरन काम कराते थे। बिना मजदूरी का मतलब क्या है कि उनको पैसा नहीं दिया जाता था, काम के बदले कोई पैसा नहीं। इसे बेगार प्रथा कहा जाता है और इसी को बेगार कहा जाता है। आपने गांव में सुना होगा कि बेगार बैठल रहता है, बेगार बैठा हुआ है। तो बेगार का मतलब क्या है कि फालतू फालतू काम करता है, घर में कहीं उधर घूमने चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, मतलब काम करा लेकिन उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं बेगार। और इसी तरह से जो अंग्रेज लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो क्या करते थे, वहाँ के जनजातियों से काम करवाते थे और उनके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। बेगार प्रथा कहा जाता है इस चीज़ को। इससे उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण बढ़ा तथा अंग्रेजों के प्रति उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। क्योंकि एक तो वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उसके बाद अगर आप उससे काम भी करा लीजिए, उसके बाद उसको पैसे भी ना दो, तो गुस्सा तो आएगा ही। अगला जो कारण था विद्रोह का, वो था जनजातीय संस्कृति और परंपराओं में हस्तक्षेप। जो भी जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं थी, उनमें भी अब इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। अंग्रेजी शासन और बाहरी लोगों के कारण जनजातियों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप होने लगा। जनजातियों को लगा कि उनकी संस्कृति, पहचान और जीवन शैली खतरे में, इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विद्रोह का मार्ग अपनाया। इसलिए क्या तो कह सकते हैं कि जो कोल विद्रोह है, इसका उद्देश्य क्या था, अपने अधिकारों का, अपने परंपराओं की रक्षा करना। जो भी उनका अधिकार है, अधिकार मतलब क्या, उनका जल जंगल जमीन पर अधिकार है, अपनी संस्कृति पर अधिकार है, अपने परंपराओं पर अधिकार है। और अगर उन पर कोई अधिकार जमाने लगे, उन अधिकारों को छीने लगे, तो विद्रोह होना निश्चित है, विद्रोह होगा ही। आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ परिणाम को देख लेते हैं, कोल विद्रोह के परिणाम क्या रहे हैं। पहला जो परिणाम देखने को मिलता है वो है विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन कर दिया गया। अंग्रेजों ने बड़ी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके 1832 ईस्वी तक इस विद्रोह को दबा दिया। हजारों जनजातीय लोग मारे गए, अनेक गांव नष्ट कर दिए गए और कई नेताओं को गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया गया। और कह सकते इसी टाइम में क्या हुआ, जो बुद्ध भगत थे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ा। क्योंकि जब एक बड़ा विद्रोह होता है, तो जो भी, हालांकि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन उसके बाद पता तो चलता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इससे भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। इसके लिए क्या है तो अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर विचार करना पड़ा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह महसूस कराया कि जनजातीय क्षेत्र में केवल दमन और शोषण से के बल पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करने पर विचार करना पड़ा। अब उन्होंने क्या किया, कुछ नीतियों पर परिवर्तन करने पर विचार किया। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रशासन का व्यवस्था है उसको कठोर कर दिया या फिर उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन जब और भी इसके बाद विद्रोह होते, जैसे संथाल विद्रोह होता है, विरसा आंदोलन होता है, उसके बाद एक नया अधिनियम भी लाया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं काश्तकारी अधिनियम। उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसका तीसरा जो परिणाम था वो था प्रशासनिक सुधार किए गए। जब इन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि जो यहाँ के जनजातीय लोग हैं उन पर सिर्फ शोषण के बल पर शासन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किए, कुछ प्रशासनिक सुधार किए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रशासन में कुछ बदलाव किए। जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को अधिक संगठित बनाया गया, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े विद्रोह ना हो। कुछ कुछ कह सकते हैं कि उनके बातों को माना जाने लगा कि
या फिर कैसे जो प्रशासन है उसको अधिक संगठित बनाया गया ताकि मजबूत प्रशासन रहे और इस तरह का विद्रोह ना पनप सके। ठीक है। चौथा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है जनजातीय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान गया। जब विद्रोह हुए तो जनजातियों की क्या समस्याएं उनके तरफ सरकार का भी ध्यान गया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आ गया कि भूमि लगान और शोषण से जुड़ी समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इसलिए इन समस्याओं को कम करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए, हालांकि वे पूरी तरह सफल नहीं थे। जो भी कदम उठाए गए सरकार के द्वारा वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। पांचवा जो परिणाम हम लोग देखते हैं वो है आगे के जनजातीय आंदोलनों को प्रेरणा मिली। जो इसके बाद कोल विद्रोह के बाद जो भी आगे के जनजातीय विद्रोह हुए उनको प्रेरणा मिला इस आंदोलन से। कोल विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि संगठित होकर अन्याय का विरोध किया जा सकता है। इस कारण बाद में हुए संथाल विद्रोह जो 1855 में होता है और बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1899-1900 में आप देखते हैं, जैसे आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली। और बाद में इसी आंदोलन के बाद ठीक है एक अधिनियम लाया जाता है जिसको काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छठा जो हम लोग परिणाम देखेंगे वो है जनजातीय एकता मजबूत हुई। जो जनजातीय एकता है वो मजबूत हुई। इस विद्रोह में अनेक जनजातियां पहली बार एक साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ी। इसमें उनके एकता, संगठन और सामूहिक संघर्ष की भावना का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, उनमें जो एकता है वो बढ़ा, संगठन बढ़ा और सामूहिक संघर्ष की भावना का विकास हुआ। मतलब सब लोग मिल करके क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। सातों जो परिणाम देखने को मिला वो है जल जंगल जमीन के अधिकार का प्रतीक बना। जल जंगल और जमीन के अधिकार का ये प्रतीक बना ये विद्रोह। कोल विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं था बल्कि यह अपने प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा का आंदोलन भी था। इसलिए इसे आज भी जल जंगल जमीन के अधिकार के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। किसको, कोल विद्रोह को। क्योंकि ये विद्रोह क्यों किया गया था, जो उनके पारंपरिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए किया गया था। और उनके पारंपरिक अधिकार क्या है, जल जंगल और जमीन। ठीक है। अगला जो यहाँ पर हम परिणाम देखते हुए है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली। यद्यपि यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में सीमित था, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में था, बहुत बड़ा ये विद्रोह नहीं बना था। फिर भी इनसे अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को मजबूत किया। फिर इसने क्या किया, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष था उसकी भावना को मजबूत किया। आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि कहीं भी अगर छोटा छोटा भी विद्रोह होता है तो इससे एक कैसे तो ताकत मिलता है, समझ में आता है कि वहाँ पर इस तरह से विद्रोह हुआ था तो सरकार इतनी झुकी थी। अगर हम लोग और बड़ा विद्रोह करेंगे तो क्या होगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कोल विद्रोह भारतीय जनजातीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह केवल आर्थिक शोषण के विरुद्ध नहीं बल्कि जल जंगल जमीन स्वशासन संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष था। यद्यपि अंग्रेजों ने इसे दबा दिया फिर भी इस विद्रोह ने जनजातीय चेतना को मजबूत किया और भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। एक छोटा सा बस आपको निष्कर्ष लिख लेना है ताकि एग्जामिनर जो आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दे सके। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट पहले ही बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए और आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर की तैयारी कर लीजिए। ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।